हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए विज्ञान विषय से संबंधित क्रियात्मक अनुसंधान की फाइल लेकर आई हूँ। इसमें हम देखेंगे कि क्रियात्मक अनुसंधान या क्रियात्मक शोध के लिए फाइल कैसे तैयार करते हैं। इसमें जो है हम पूरी चर्चा करेंगे कि कैसे A to Z मतलब शुरू से लेकर अंत तक किस तरह से फाइल बनाई जाती है, स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। तो जो आज की हमारी समस्या है वो है कक्षा 8वीं के छात्रों द्वारा विज्ञान विषय के प्रति अरुचि एवं समस्या समाधान। तो इसमें आपने देखा कि ये जो बनाया गया है वो विज्ञान विषय को लेकर बनाया गया है। तो चूंकि मैंने इस तरह के लिए हुए हैं समस्याएं जो कि विज्ञान के अलावा सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, आपको जो भी मैथ्स के क्लासेस हैं तो ये सब में ही लागू होगा। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ विज्ञान के लिए, दूसरे सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स अगर इसको देखेंगे तो उनके लिए भी उतना ही लाभदायी होगा जितना कि विज्ञान विषय के स्टूडेंट्स के लिए लाभदायक होगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कि कैसे हम फाइल तैयार करते हैं। शुरू से देखते हैं। तो इसमें जो पहली फाइल में पहला जो पेज होता है वो होता है प्राक कथन का। तो प्राक कथन इसका मतलब होता है पूर्व कथन। इसके अंतर्गत हम जो है अपनी फाइल जो हम तैयार कर रहे हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हैं कि हम फाइल किस चीज़ के लिए बना रहे हैं। तो हमारा फाइल जो है विज्ञान विषय से संबंधित है, तो हम विज्ञान की थोड़ी सी विशेषता को बताएंगे कि विज्ञान की क्या विशेषताएं हैं। इसके साथ ही साथ जो हम क्रियात्मक अनुसंधान कर रहे हैं, क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है, जो समस्या केंद्रित होता है। तो जो उसके अंतर्गत हम समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं तो वो उसके बारे में हम थोड़ा सा लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे धीरे धीरे। साथ ही साथ जो प्राकथन होता है उसमें जो है हम अब चूंकि जो शोध कार्य होता है वो 1 मंथ या 2 मंथ्स का होता है, तो इसके अंतर्गत आप अकेले कोई कार्य नहीं करते हैं। आपको बहुत से लोग सहयोग करते हैं किसी कार्य को करने में। तो इसमें आप अपने शिक्षकों को, अपने गुरुजनों को, अपने माता पिता को, अपने छात्रों को, सबको क्या करेंगे, आप धन्यवाद देंगे। साथ ही साथ आपके जो विभागाध्यक्ष होंगे उनको जो है आप धन्यवाद करेंगे। उसके बाद जो है आपके जिनके अंडर में आप ये शोध कार्य करेंगे उनको धन्यवाद करेंगे। तो इस तरह से हम ये प्राकथन तैयार करते हैं। तो इसमें इस तरह से हम लिखते हैं कि प्रस्तुत शोध कार्य की पूर्ति हेतु मैं सर्वप्रथम सदगुरु स्वरूप विभागाध्यक्ष, तो जो भी आपके विद्यालय के विभागाध्यक्ष होंगे उनका नाम लिखेंगे, जी को कृतज्ञता अर्पित करती हूँ। इसके साथ ही इस शोध के संपादन, मार्गदर्शन तथा मूल्य स्नेह के लिए मैं अपने निर्देशक, देखिए एक तो डिपार्टमेंट का हो गया विभागाध्यक्ष, ठीक है, दूसरा हो गया निर्देशक, वो टीचर जिसके अंतर आप जो है ये कार्य करेंगे, जिसको आप अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगे कि सर मैंने आज ये कार्य किया, वो हो गया आपका निर्देशक। तो उसका नाम लिखेंगे। को हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ इसके लिए, इसके अतिरिक्त इस शोध कार्य में सहयोग के लिए अपने सहभागियों का आभार प्रकट करती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम अपना धन्यवाद दे देंगे सबको, जिन जिन लोगों की मदद से जो है हमारा ये शिक्षण कार्य संपन्न हुआ है। ठीक है, शोध कार्य संपन्न हुआ है। नीचे अपना फिर साइन कर देंगे, छात्र अध्यापक साइन, अपना नाम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो पेज बनता है वो होता है सत्यापन का। तो इसके अंतर्गत आप सत्यापित किया जाता है, तो इसमें लिखते हैं कि प्रमाणित किया जाता है कि, तो यहाँ पे आप अपना नाम देंगे, आपका अपना नाम होगा, ने मेरे निर्देशन में कक्षा 8वीं के छात्रों का विज्ञान विषय के प्रति अरुचि एवं समस्या समाधान, हमने प्रकरण लिख दिया, प्रकरण पर क्रियात्मक अनुसंधान किया, कहाँ से किया, जिस कॉलेज से आप करेंगे उस कॉलेज का नाम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये सत्यापन की फाइल बनती है। ठीक है, सत्यापन बंद किया जाता है और नीचे जो होगा आपके विभागाध्यक्ष और आपके निर्देशक जो है आपका, उसका साइन होगा। ठीक है, उसके बाद तीसरी जो पेज बनता है वो होता है प्रकरण का, जिसके अंतर्गत आप हेडिंग डालते हैं कि आपको कौन सी हेडिंग पे कार्य करना है, कौन सी समस्या पे कार्य करना है। ठीक है, तो वो आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख देंगे कि किस यूनिवर्सिटी से संबंधित है। अगर आप यूनिवर्सिटी में तो सीधे सीधे यूनिवर्सिटी का नाम लिख देंगे, अगर आप किसी विद्यालय से संबंधित है तो इस तरह से बना दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से हम बनाना है और उसके बाद इस तरह से समस्या को लिख देना है कि ये समस्या है। तो हमने ये समस्या लिख दिया, सत्र लिख देंगे और उसके बाद नीचे जो है आपके निर्देशक और अनुसंधानकर्ता दोनों का अलग अलग सिग्नेचर होगा। तो इस तरह से जो है आपका तीसरी फाइल जो होती है आपकी तैयार हो गई। उसके बाद जो बनाते हैं हम कंटेंट यानी कि अनुक्रमणिका, इसमें हम सीरियल वाइज, अभी तक तो हमने बहुत ही वो कार्य किया जो उनके बारे में बताया जो कि हमें बस ऐसा सच वो सबकी फाइल में लगभग सेम होगा, वो लिखना है। अब ये हमारा जो अपने अनुसंधान से रिलेटेड है कि हम क्या कैसे बनाएंगे फाइल को, और फाइल के अंदर कहाँ किस नंबर पे कौन से पेज पे क्या चीज़ लिखी हुई है उसको हम कंटेंट के फॉर्म में लिखेंगे। तो हमने जो है इस तरह से हम बना लेंगे। तो जो पहला है वो हमारा प्रस्तावना का है, इसके अंतर्गत हम जो है क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में लिखेंगे कि उसका क्या अर्थ है, उसका उद्देश्य क्या है और उसकी विशेषताएं क्या हैं। उसके बाद हमारी क्या योजना कैसे होगी उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर तीसरा है शोध समस्या का। तो शोध समस्या के अंतर्गत करीब 6 सब हेडिंग्स है, जिसमें उसकी आती है पृष्ठभूमि, फिर प्रमाण, उसके प्रमाण हेतु तालिका, विश्लेषण,
विश्लेषण की तालिका, और उसके बाद हम लास्ट में लिखते हैं अनुसंधान का उद्देश्य क्या है। जो प्रस्तुत अनुसंधान है उसका उद्देश्य लिखेंगे। फिर चौथा है आपका, जब हम कोई भी चीज़ का उद्देश्य बना लेते हैं तो हम फिर एक क्या करते हैं, परिकल्पना करते हैं। जब हमें समस्या पता चल गई तो परिकल्पना करेंगे, उसका निर्माण करेंगे। उसके बाद निर्माण करने के बाद उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे कि हमें काम को किस तरह से करना है। उसके बाद हम उसके परिणामों का मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, मूल्यांकन दो तरह से किया गया, एक बार पहले विश्लेषण करेंगे, उसके बाद उसकी व्याख्या हम उस पर निष्कर्ष देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है परिकल्पना का पुनः सत्यापन। इसके अंतर्गत जो है हमने जो भी एनालिसिस किया, जो भी ऑब्जर्वेशन लिया, उसको हम अपने सहयोगी मित्रों को जो है देंगे अपने रिजल्ट को, ताकि वो सत्यापित करें कि हाँ आपने जो कार्य किया वो सही है, लॉजिकल है, वैलिड है कि नहीं वैलिड है। उसके बाद 8वां अनुसंधानकर्ता की टिप्पणी। लास्ट में जो है आप जो रिसर्च जो स्टूडेंट आप शोध कर रहे हैं वो अपना निष्कर्ष देंगे, एक टिप्पणी निकालेंगे कि आपने जो ये कार्य किया उससे क्या आपको फ़ायदा हुआ या नहीं फ़ायदा हुआ। आप इस अपने बारे में, इस चीज़ के बारे में आप लिखेंगे। और लास्ट में लिखते हैं संदर्भ ग्रंथ सूची, यानी रेफरेंस सूची देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आइए शुरू करते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान कैसे शुरू करेंगे, तो सबसे ऊपर लिखते हैं, पहला हेडिंग है आपका प्रस्तावना, तो इसमें है क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ। तो हमें जानना होगा कि क्रियात्मक अनुसंधान का क्या अर्थ है। तो क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ देखिए, एकदम बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक, प्रशासक, निर्देशक, निरीक्षक अथवा विद्यालय के कर्मचारियों द्वारा विद्यालय की समस्याओं को सुलझाने के लिए किया जाता है। इसमें विद्यालय में ही हो रही क्रियाओं का अध्ययन करना और उसमें उन्नयन लाना प्रमुख उद्देश्य है, जिससे कि अनुदेशन में गुणवत्ता लाई जा सके। तो यही होता है क्रियात्मक अनुसंधान का मतलब का अर्थ है। तो जो समस्या है उसको सॉल्व करना ही क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है। ठीक है, तो इस तरह से हम पूरा, कुछ और चीज़ें होगा, ऐसा था नहीं कि बस एक पैराग्राफ से काम चल जाएगा। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें और भी आप लिखेंगे कि और क्या क्रियात्मक अनुसंधान से क्या तात्पर्य है। ठीक है, और उसमें जो लास्ट लाइन है कि जो अनुसंधानकर्ता होते हैं वो विद्यालय के शिक्षक, प्रधानाध्यापक और प्रबंधक और निरीक्षक वे स्वयं ही होते हैं। ठीक है, जब आप कार्य करते हैं तो आप खुद ही, आपको सब बनना पड़ता है कि हाँ हम ही हैं, हमें ही निर्णय लेना है कि हम किस तरह से कार्य करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी सब हेडिंग है वो है क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य। तो उद्देश्य क्या है, अभी तो हमने बताया कि अर्थ क्या होता है, उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का अभिप्राय उन समस्याओं से है जिसका प्रमुख उद्देश्य शिक्षण संस्थाओं की व्यवहारिक समस्याओं का समाधान है। ठीक है, ये व्यवहारिक समस्याओं का समाधान है। क्या कहते हैं कि जब हम ऐसे नॉर्मल पढ़ाई करते हैं तो हम केवल थ्योरी पढ़ लिए, लेकिन थ्योरी पढ़ के याद करके एग्जाम दे दिए, लेकिन क्या होता है जब हम कोई कार्य खुद करके देखते हैं तो व्यवहारिक भी ज्ञान हमें होता है, सैद्धांतिक के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी होता है। तो ये हमने लिख दिया विशेषताओं के उद्देश्य के अंतर्गत, साथ ही साथ लिख दिया और बता दिया कि यदि जो समस्याएं विद्यालय की हैं अगर हम उनको सही समय पर नहीं करेंगे तो समस्याएं और विकराल रूप ले सकती हैं, इसलिए अनुसंधान होना बहुत आवश्यक है। तो ये उसका उद्देश्य हो गया। ठीक है, तो ये ठीक है, उद्देश्य के बाद आता है नंबर विशेषताएं की क्रियात्मक अनुसंधान की क्या विशेषताएं होती हैं। तो इसकी कुछ 3 प्रमुख विशेषताएं, पहला कि यह वैज्ञानिक ढंग से किया गया है। ठीक है, दूसरा क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान किसके द्वारा किया जाता है, उस क्षेत्र में अध्यापक, प्रधानाचार्य अथवा निरीक्षक द्वारा समस्याओं का हल निकाला जाता है। ये काम कौन करता है, ये इसके अंतर्गत समस्याओं का हल निकाला जाता है। और तीसरा पॉइंट ये है, ये हो गया ना कि प्रधानाचार्य निरीक्षक द्वारा समस्याओं का हल निकालते हैं। और तीसरा पॉइंट हो गया कि क्रियात्मक अनुसंधान में शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले विभिन्न दैनिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है तथा उनका हल निकाला जाता है। इन समस्याओं का समाधान करके शैक्षणिक प्रगति को अधिक स्थायी बनाया जा सकता है। तो ये 3 पॉइंट हो गए इम्पोर्टेंट कि क्रियात्मक अनुसंधान की क्या विशेषताएं हैं। वैज्ञानिक ढंग किसके द्वारा किया जाता है, अध्यापक, प्रधानाचार्य एवं निरीक्षक द्वारा। और तीसरा है इसमें समस्याओं का हल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है आपका क्रियात्मक अनुसंधान की योजना, मतलब कि किस तरह से तैयार करेंगे। तो इस तरह से हम एक फॉर्मेट होता है, तो इसमें हमने लिख दिया कि समस्या का शीर्षक सबसे ऊपर, उसके बाद लिखते हैं विद्यालय का नाम, विद्यालय के नाम में जहाँ पे आप शिक्षण ले रहे हैं, ट्रेनिंग करेंगे बीएड के लिए, वहाँ का उसका नाम देना है। उसके बाद किस क्लास के लिए किया गया है, फिर उसमें छात्रों की संख्या कितनी है, अवधि कितनी है, और उसके बाद सबसे नीचे आप अपना विवरण लिखेंगे कि आपका नाम क्या है, आप किस क्लास में पढ़ते हैं और किस विद्यालय से आप आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्रियात्मक अनुसंधान की योजना। उसके बाद नंबर आता है शोध समस्या की। जब योजना की शोध समस्या, आप जब आप कोई कार्य करने जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हमें किस पे कार्य करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले समस्या की पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला सब हेडिंग है समस्या की पृष्ठभूमि। तो इसके अंतर्गत लिखते हैं
कि छात्र अध्यापिका द्वारा प्रतिदिन विज्ञान शिक्षण की समाप्ति के बाद कक्षा 8वीं के छात्रों को गृह कार्य दिया गया, परंतु गृह कार्य करने वाले छात्रों की संख्या बहुत कम थी। साथ ही क्या थी, संख्या कम थी। साथ ही उसने यह पाया कि शिक्षण के समय उपस्थित छात्र विज्ञान विषय की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। और क्या हुई, इसलिए उसने अध्यापक के मन में जिज्ञासा हुई कि आखिर इन विद्यार्थियों का ध्यान विज्ञान विषय में क्यों नहीं है। ठीक है, तो कई चीजें थी, न तो गृह कार्य पूरा करते थे, न विज्ञान विषय में ज्यादा ध्यान देते थे, क्लास में बच्चों की संख्या भी बहुत कम रहती थी सब चीजें थी। तो इसके लिए क्या हुआ, ये सब चीजें उसने देखा है, नोटिस किया शिक्षिका ने। उसके बाद उसने क्या किया, समस्या हेतु प्रमाण को इकट्ठा करना शुरू किया। तो उसमें क्या प्रमाण थे कि छात्रों का कक्षा में कम उपस्थित होना, छात्रों का विज्ञान की कक्षा में अधिक उत्साह प्रदर्शित न करना, छात्रों का विज्ञान के अध्ययन के समय जिज्ञासा प्रस्तुत न करना, छात्रों से प्रश्न पूछने पर उसका उत्तर न मिलना, गृह कार्य पूरा करके न लाना, विज्ञान विषय में ज्यादातर छात्रों द्वारा अच्छे नंबर प्राप्त न करना। तो ये उसने नोटिस किया कि ये सारी चीजें हैं जो बच्चों क्लास में हमें उसे महसूस हुआ कि ये सब चीजें हो रही हैं क्लास में। तो उसने क्या किया, एक तालिका बनाई और उसने देखा, बच्चों का एग्जाम लिया, बच्चों का टेस्ट लिया तो उसने नंबर निकाल के देखा, तो उसे पता चला कि हाँ भाई इस तरह की बातें हैं कि बच्चों जो है अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं। उसने इस तरह से क्या किया, एक टेबल बनाया। तो उसमें देखा कि जो करीब 24 बच्चे थे, जो 24 बच्चे ऐसे थे जिनका परसेंटेज कितना था, 40% के बीच में था। और मतलब टोटल हो गए 32 बच्चे जो 40% के नीचे हैं। और क्लास में 50 बच्चे, कितने, 50 बच्चे। और क्या देखा कि कोई भी बच्चा 80% के ऊपर एक भी बच्चे का नंबर नहीं है। तो उसको बड़ी चिंता हुई। और साथ ही साथ उसने जो है इसमें लिखेंगे कि प्राप्त तालिका से स्पष्ट है कि करीब 32 बच्चों का प्राप्तांक 40% से कम है तथा किसी भी बच्चे ने 80% से ऊपर प्राप्तांक अर्जित नहीं किया है, ये जो कि बच्चों की विज्ञान विषय में रुचि का न होना को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये इसने लिख दिया। उसके बाद है समस्या के कारणों का विश्लेषण। उसने विश्लेषण किया, अध्ययन किया कि क्या बात है कि आखिर ये समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है। तो ये कारण थे कि क्यों उत्पन्न हो रही है, कि पहला कारण था कि छात्रों का विज्ञान विषय के महत्व से परिचित न होना, दूसरा अध्यापन के समय शिक्षक द्वारा सहायक सामग्री का प्रयोग न करना। ठीक है, तीसरा था समय सारणी का उचित न होना, और चौथा शिक्षक द्वारा नियमित न पढ़ाया जाना, पांचवा रुचिकर उपयोगी गृह कार्य न दिया जाना, छात्रों द्वारा तथ्यों को समझने में कठिनाई होना, छात्रों को विज्ञान विषय का व्यवहारिक ज्ञान न होना। तो इस तरह से ये 7 पॉइंट थे जो कि बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं थे, जिसके कारण बच्चों का मन जो है विज्ञान शिक्षण में नहीं लग रहा था। ठीक है, तो अब ये जो कारणों का विश्लेषण किया गया, जब भी आप कोई चीज देते हैं तो उसका प्रमाण होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो प्रमाण के लिए उसने क्या किया, एक तालिका बनाई। उसने देखा कि जो भी शिक्षक आप पढ़ा रहे हैं, अगर हम वो शिक्षण अगर अनुभवी है तो वो जो है ज्यादा अच्छा पढ़ा सकता है। अगर कह रहा है कि समय सारणी भी देखा, क्योंकि समय सारणी में देखा तो उसके साथ भी समस्या थी कि भाई लंच के बाद था। फिर देखा कि विषय के महत्व से बच्चे जो है विषय के महत्व से अनभिज्ञ थे। फिर देखा कि सहायक सामग्री का प्रयोग ही नहीं हो रहा है, और देखा कि गृह कार्य अधिक मात्रा में देना तथा रुचिकर न होना। तो इस तरह से उसने जो है प्रमाण इकट्ठा किया कि क्या कारण थे कि बच्चे रुचि नहीं ले पा रहे थे शिक्षण में। ठीक है, ये बना लीजिएगा। उसके बाद अगला सब हेडिंग है प्रस्तुत अनुसंधान का उद्देश्य। मतलब जो हम अनुसंधान या जो शोध कार्य हम करने जा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। तो इसके अंतर्गत उद्देश्य वही, चूंकि विज्ञान विषय से संबंधित है तो हम उससे रिलेटेड ही लिखेंगे। कि इसमें हम पहले अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे इस तरह से कि प्रस्तुत क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य निम्नलिखित है। तो अपने विद्यालय का नाम लिख दिया कि बच्चों में 8वीं क्लास के बच्चों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। साथ ही साथ क्या है, बच्चों को विषय के महत्व तथा उसकी उपलब्धियों से अवगत कराना। फिर सहायक शिक्षण के सामग्री के प्रयोग से विज्ञान शिक्षण को प्रभावशाली बनाना, और छात्रों में गृह कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास करना। ठीक है, साथ ही साथ अभिभावकों का ध्यान छात्रों के विद्यालय से संबंधित कार्यों के प्रति आकर्षित करना, छात्रों में गृह कार्य के द्वारा अवकाश के समय का सदुपयोग करने के लिए प्रेरित करना। तो ये सारे उद्देश्य थे जो प्रस्तुत अनुसंधान जो हम शोध कार्य कर रहे हैं उसका उद्देश्य ये था कि हम ये कार्य करना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि इसकी हम जब ये कार्य कर लेंगे जो हम जो चाहते हैं तो उससे ये सारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट हेडिंग है, चौथा हेडिंग है क्रियात्मक उपकल्पना, जिसको हम परिकल्पना भी लिख सकते हैं, का निर्माण। तो अब जैसे उसने पता लगा लिया कि ये समस्या है, तो अब हम क्या करेंगे, उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे, उसका हल ढूंढेंगे। तो हल ढूंढने के लिए वो किस तरह की परिकल्पनाएं छात्र अध्यापिका करेगी, तो वो इसमें लिखा गया है
ठीक है। तो छात्रा आपका 3 तरह की परिकल्पनाएं कर रही है। पहली परिकल्पना है कि पाठ को यदि प्रयोग प्रदर्शन विधि द्वारा प्रस्तुत किया जाए तो छात्रों को तथ्यों को समझने में सुविधा होगी। ठीक है। दूसरी, वो पहला तो का प्रयोग प्रदर्शन विधि, दूसरा करा है गृह कार्य के लिए कि यदि छात्रों को निश्चित रूप से गृह कार्य दिया जाए तो जो रुचिकर तथा उपयोगी हो तथा साथ ही उनकी उत्तर पुस्तिकाओं की नियमित जांच की जाएगी तो छात्र गृह कार्य को पूर्ण करने के प्रति सचेत रहेंगे। और तीसरी उपकल्पना दी कि विद्यालय की समय सारणी में बदलाव करे जिससे विज्ञान शिक्षण को विद्यालय की समय सारणी में 5वें चक्र से दूसरे चक्र में ले जाया जाए तो कक्षा में छात्रों की उपस्थिति को बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से उसने जो है शिक्षिका ने 3 उपकल्पनाएं दी। ठीक है। अब इसको कैसे हम कार्यान्वयन करेंगे, कैसे कार्य करेंगे, तो उसमें लिए अगला हेडिंग बनाएंगे हम क्रियात्मक अनुसंधान की रूपरेखा तैयार की गई है। तो इस तरह से लिखा जाएगा कि हम परिकल्पनाओं की पुष्टि के लिए क्या करेंगे, हम एक रूपरेखा बनाएंगे। तो हमारी जो पहली उपकल्पना है उसका कार्यान्वयन करने के लिए इस तरह से हम पहला टेबल बनाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से एक टेबल बनाना पड़ता है जिसके अंतर्गत क्रम संख्याएं, क्रियाएं जो करनी है, विधि और अपेक्षित साधन और समय क्या है, इस तरह से करके एक टेबल बनाया जाता है। तो ये देख लीजिए, इस तरह से टेबल बनाना है कि सहायक सामग्री का प्रयोग है, फिर प्रायोगिक कार्य की मात्रा को बढ़ाना है, फिर उपयुक्त उदाहरणों के द्वारा समझाना है, फिर चौथा है बालकों को मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके पढ़ाना है। तो इस तरह से 4 जो है उसने ऑब्जेक्टिव लिए। पहली उपकल्पना को सही करने के लिए, उसको सिद्ध करने के लिए इस तरह से 4 तरीके अपनाए कि हम इस तरह से करेंगे तो पहला जो है बच्चों का विज्ञान विषय में रुचि बढ़ेगी। फिर दूसरी उपकल्पना है जो कि गृह कार्य से संबंधित है। तो इसके अंतर्गत उसने क्या क्या पॉइंट रखे कि गृह कार्य की मात्रा को कम करेगी। ठीक है, गृह कार्य की मात्रा को कम करना। फिर दूसरा है गृह कार्य पूर्ण करके लाने वाले छात्रों को प्रोत्साहित किया जाए। फिर तीसरा पॉइंट दिया कि समस्त गृह कार्य का पूर्ण सत्र में वितरण हो। चौथा दिया कि गृह कार्य की नियमित रूप से जांच की जाए। 5वां दिया कि सप्ताह में 1 दिन छात्रों का उपलब्धि परीक्षण करना। तो इस तरह से 5 पॉइंट जो है इसने इसमें दे दिए। देखिए सारे पॉइंट्स ऐसे ही लिखने हैं, आपको सेम टू सेम ऐसे ही बनाना है। ठीक है। उसका तीसरा शिक्षण है, तीसरा उपकल्पना क्या थी जो कि समय सारणी को लेके थी। तो उसके लिए भी इस तरह से टेबल तैयार करेंगे। तो उसमें हमने 3 बिंदु इसमें भी लिया है कि विज्ञान शिक्षण को विद्यालय की समय सारणी में 5वें चक्र से दूसरे चक्र में ले आना। दूसरा है शिक्षक का कक्षा में समय पर उपस्थित होना। और तीसरा है उपस्थिति दर्ज कराने के लिए छात्रों का कक्षा में उपस्थित होना अनिवार्य किया जाए। ठीक है। तो इस तरह से ये पॉइंट्स हैं जो आपको लिखने हैं। उसके बाद है क्रियात्मक परिगणना। जब हो गया तो परिणामों का क्या होगा, परिणाम जो भी हमने जो भी फॉर्मूले लगाए कि हमें ऐसे ऐसे करना है तो अब उसका रिजल्ट भी तो कुछ आएगा। तो रिजल्ट जो है हमने 2 हिस्से में, उसको बोलते हैं मूल्यांकन करना। जो आपने कार्य किया, जो शोध कार्य किया उसका मूल्यांकन करेंगे। तो मूल्यांकन जो है इसका 2 भागों में किया गया है। ठीक है। तो पहला जो भाग है वो है क्रियात्मक अनुसंधान के विश्लेषण की रूपरेखा। विश्लेषण की रूपरेखा है। पहले विश्लेषण करेंगे, उसके बाद जो है हम व्याख्या और निष्कर्ष निकालेंगे। तो विश्लेषण के लिए जो पहला जो था आपका कि सब्जेक्ट की व्याख्या करेगी, व्याख्या के लिए सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करेगी और उसके बाद बच्चों का एग्जाम लेगी, फिर उनका देखेगी कि प्राप्तांक परसेंटेज में क्या चेंज आ रहा है। तो इस तरह से लिखेंगे हम। ठीक है, देख लीजिए ऐसे लिखना है, ऐसे लिखेंगे और फिर टेबल एक बनाएंगे। टेबल इस तरह से बना के उसमें देखेंगे कि जब क्रिया से पूर्व छात्रों की संख्या कितनी थी और क्रिया के बाद। तो आप नोटिस करिएगा कि क्रिया से पूर्व जो है छात्रों की संख्या 24 थी, जो कि पहले भी आप देख चुके हैं। लेकिन जब क्रिया के बाद ये संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, 26 हो गई है, और जो कि 60% के पास जा रही है। तो अब देखेंगे कि आप नंबर आप 60% जो बच्चे तक आ रहे हैं, बच्चे कितने आ रहे हैं, 26 7 6 13 2 15, मतलब 35 बच्चे ऐसे हैं जो कि आपके आगे तक जा रहे हैं। ठीक है, फिर है विश्लेषण और तालिका। उसका जो विश्लेषण किया उसमें क्या क्या चीजें उसको मिली, उसको जो है इन्होंने दिखाया है। ठीक है, इस तरह से लिखना है कि कितने से कितने प्रतिशत तक बच्चों की संख्या कितनी थी, वो नोट करना है। ठीक है,
फिर तीसरा है आपका रोचक गृह कार्य देना। दूसरा जो उपकल्पना है कि रोचक गृह कार्य देना, तो उसके लिए कैसे टेबल बनेगा वो देखिए। तो इस तरह से पहले लिख लेंगे कि गृह कार्य के लिए जो टेबल बनाया गया तो उसमें देखा गया, तो इस तरह से लिख लेंगे कि प्रथम सप्ताह में गृह कार्य पूर्ण करने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी, ऐसे टेबल बनाया गया है। तो प्रथम सप्ताह का मतलब है 8 से 15 का क्या मतलब, 8 से 15 का मतलब ये है कि अब सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं ना, तो सप्ताह में 7 दिन है, तो उसके हिसाब से किसी दिन 8 से 15 का मतलब कि 6 दिन तक विद्यालय अगर आए बच्चे तो किसी दिन 8 आए, किसी दिन 10 आए, किसी दिन 12 आए, किसी दिन 13 आए, किसी दिन 15 आए, तो वो चीज लिखा गया है। ठीक है, तो उसी तरह से द्वितीय सप्ताह में कितने बच्चे हैं, मतलब चतुर्थ सप्ताह तक आते आते बच्चों की संख्या कितनी हो गई, रिकॉर्ड पूर्ण करने वाली संख्या 46 हो गई। टोटल कितने बच्चे थे, 50 थे। ठीक है, उसके बाद गृह कार्य याद करने वाले छात्रों की संख्या में आप देखेंगे कि वो भी जो है शुरू में कितनी थी और बाद में आते आते कितनी हो गई, 44 तक हो गई। तो ये हो गया आपका उपकल्पना बी के कारण। अब इसका विश्लेषण करेंगे, मतलब डिफाइन करेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें आई हैं, तो उसको हम इस तरह से विश्लेषण कर दिए कि बच्चों की संख्या किस तरह से हर सप्ताह के बाद कितनी संख्या बढ़ी है। ठीक है, इस तरह से इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद तीसरा है समय सारणी में बदलाव, जो कि उपकल्पना 3 थी, तो इसमें किया गया एक सारणी में बदलाव किया गया है। तो देखिए उसके लिए कैसे टेबल इस तरह से पहले लिख लीजिएगा उसके बारे में। उसके बाद इस तरह से हम टेबल बनाएंगे कि जब समय सारणी में बदलाव किया गया तो छात्रों की संख्या में किस तरह से परिवर्तन आया। तो इस तरह से हमने क्या किया, ये शनिवार तक, ये 6 दिन तक का ये हमने इस तरह से टेबल बना लेंगे कि क्रिया के पूर्व जो है छात्रों की संख्या कितनी थी और क्रिया के बाद जो है शनिवार पहुंचते पहुंचते जो है बच्चों की संख्या लगभग कितनी हो गई, जब हमने सेकंड पीरियड में कर दिया इसको। फिर इसका विश्लेषण करेंगे कि प्रारंभ करने से पूर्व 6 दिनों में कक्षा विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, 22 थी, जो कि छठे दिन में कितनी हो गई, 45 हो गई, बढ़ गई है। ठीक है, तो ये हमने उसका विश्लेषण कर दिया। उसके बाद आता है, अभी तो हम क्या कर रहे थे, विश्लेषण कर रहे थे, अब हमारा दूसरा हो गया मूल्यांकन में जो दूसरा सब हेडिंग है वो है उसकी व्याख्या और निष्कर्ष करना। तो जो हमारा पहला उपकल्पना है तो उसकी हम व्याख्या करेंगे परिणाम की, कि पहला है कि छात्रों में, उसकी व्याख्या करेंगे कि क्रियात्मक परिकल्पना 1 के परिणामों की व्याख्या। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे कि छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि बढ़ रही है, छात्र विज्ञान विषय के प्रति उत्सुकता दिखा रहे हैं और छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति जानकारी बढ़ रही है, जो कि समय समय पर लिए गए उनके परीक्षा परिणामों से प्रदर्शित हो रही है। निष्कर्ष निकालेंगे कि क्रियात्मक परिकल्पना को कार्य रूप में करने से छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न हुई है, जो उनके प्राप्तांकों में देखी जा सकती है। तो हम कह सकते हैं कि सहायक सामग्री के प्रयोग द्वारा विज्ञान शिक्षण को रुचिकर बनाया जा सकता है। उसके बाद दूसरी परिकल्पना था आपका गृह कार्य वाला, तो उसमें लिखा कि छात्रों में गृह कार्य को पूर्ण करने की प्रवृत्ति में वृद्धि हो रही है और छात्र गृह कार्य में दिए गए प्रश्नों को याद करने के महत्व को समझने लगे। मतलब ये दोनों फायदा हो रहा है। तो निष्कर्ष में भी देंगे कि इसमें उनका गृह कार्य को याद करने की प्रवृत्ति में विकास हुआ है। ठीक है, तो इसको ऐसे नोट कर लेंगे कि कैसे लिखना है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी के बाद तीसरी उपकल्पना है जिसमें समय चक्र में बदलाव किया गया है, तो उसके अंतर्गत ये लिखा है कि छात्रों की संख्या उपस्थिति बढ़ रही है और एक निश्चित सीमा के बाद छात्रों की संख्या लगभग स्थिर हो जाती है। तो इसमें भी दे दिया कि यह जो है बदलाव जो है समय सारणी में किया गया बदलाव जो है छात्रों की संख्या को बढ़ाने में कारगर साबित हुआ। तो मतलब छात्राध्यापक ने देखा कि जो भी उसने ऑब्जर्वेशन लिए वो फायदेमंद था। ठीक है, उसके बाद जो है अब वो कह रही है ना कि हाँ फायदा हो रहा है। अब क्या करेगी, वो उसने अपने जो साथ कार्य करने वाले उसके सहयोगी हैं, सहपाठी हैं, उनको जो है अपना रिजल्ट देगी कि भाई देखो हमने ये उपकल्पना बनाई थी और ये रिजल्ट आया है, आप उनमें क्या कहते हो। तो ये उसने दिया और ये उनके दोस्तों के नाम थे, अपने ऐसे नाम लिख दिया है। आप भी चाहे लिखें, नहीं मन हो तो ना लिखें। ठीक है, उसके बाद हमने जो 20 को दिया तो 20 में से 4 उसमें से हमने ऑब्जर्वेशन में लिया कि उसमें से 4 ने कहा कि केवल पहली जो है केवल 4 ने कहा कि प्रथम क्रियात्मक परिकल्पना जो है ठीक है, उसके बढ़ाया जा सकता है। दूसरे दो ने कहा कि प्रथम तथा द्वितीय क्रियात्मक परिकल्पना को, और 3 ने कहा कि प्रथम तथा तृतीय क्रियात्मक परिकल्पना को सही बताया। ठीक है, और जबकि जो 12 बच गए थे उन्होंने कहा कि नहीं, अगर तीनों को ही लगाया जाएगा तो हमें और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमें अपने जो सहपाठी थे उन्होंने अपना
बताया कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। साथ ही साथ उन लोगों ने कुछ अपना ऑब्जर्वेशन भी दिया, अपना कुछ निष्कर्ष भी दिया उन्होंने। तो जो निष्कर्ष था वो इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। तो जिसमें ये लिखा है, इन लोगों ने बताया है कि नहीं, तीनों ही जो है सहायक सामग्री का प्रयोग, गृह कार्य को नियमित रूप से जांच करना तथा नियमित रूप से देना, ये सब जो चीजें हैं, साथ ही साथ मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग जो है, और साथ और समय चक्र में किया गया बदलाव, ये सारी चीजें जो है बच्चों के शिक्षण कार्य को में हेल्प कर रही हैं, विज्ञान विषय के शिक्षण को प्रभावी बना रही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन दिए। तो इस तरह से आप इसको नोट कर लीजिएगा। जो लास्ट पैराग्राफ है इसमें ये लिखा हुआ है ना, इस तरह की परिकल्पनाएं न केवल विज्ञान विषय के लिए उपयोगी होंगी अपितु अन्य विषयों के लिए भी समान रूप से कारगर होंगी, ठीक है। तो ये सारी ये जो इस तरह की उपकल्पनाएं कई विषयों पे लागू हो जाएंगी, ठीक है। तो आप कई अलग अलग विषयों के लिए भी बना सकते हैं, बस आपको विज्ञान की जगह वो सब्जेक्ट डाल देना है। उसके बाद है अनुसंधानकर्ता की टिप्पणी, ठीक है। तो अनुसंधानकर्ता अपनी टिप्पणी देगा या निष्कर्ष देगा कि उसने जब ये अनुसंधान कार्य किया, शोध कार्य किया, तो उसने क्रियात्मक अनुसंधान जो है फायदेमंद है नहीं फायदेमंद है, उसके बारे में वो विवरण देगा, उसके उद्देश्यों को बताएगा कि क्या चीजें होती है क्रियात्मक अनुसंधान। आप मतलब एक छोटा सा डिटेल जो क्या टिप्पणी करना चाहता है वो आप इसमें लिखेंगे। और जब हम इस तरह के शिक्षण कार्य करते हैं तो स्टूडेंट को फायदा होता है, समस्याएं विद्यालय की समस्याएं दूर होती हैं, और साथ ही साथ जो है हमारा जो शिक्षण होता है वो कैसा होता है, प्रभावित होता है। तो ये सब चीजें जो है छात्र अध्यापिका जो अपने शब्दों में कहेगा। तो इसमें लिखा है कि अतः प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर हमें कह सकते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण प्रक्रियाओं का आकलन करता है तथा बेहतर कक्षा शिक्षण प्रक्रियाओं की खोज करता है। ऐसा करके न केवल वो कक्षा शिक्षण प्रक्रियाओं को बेहतर बनाता है अपितु इस संबंध में अपने स्तर के नए सिद्धांत भी बनाता है, ठीक है। तो ये उसने अपना निष्कर्ष दिया। तो और एक लास्ट पैराग्राफ एक और लिख दिया कि ये क्रियात्मक शोध कार्य जो है जरूर करना चाहिए ताकि स्कूल की जो समस्या है उसको दूर किया जा सके, ठीक है। और लास्ट में एक लाइन लिख दिया कि अनुसंधान कार्य कैसा रहा, सफल रहा। ये जब भी आप लिखते हैं ना, अगर आपको रिजल्ट पॉजिटिव आ, देखिए रिजल्ट तो रिजल्ट होता है, शोध कार्य वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, रिजल्ट रिजल्ट होता है। तो आपका जो भी रिजल्ट आता है आपको जरूर वो लिखना है, उसमें घबराना नहीं है कि नहीं जी हमारा रिजल्ट तो निगेटिव आएगा। देखिए शोध कार्य पॉजिटिव भी होता है निगेटिव भी होता है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर फायदा हो रहा है तो अच्छा है। और ये है लास्ट में आपका रेफरेंस सूची कि मतलब आपने कौन कौन सी बुक से देख के आपने अपना ये शोध कार्य तैयार किया है। तो ये हमारा रेफरेंस सूची है, तो आप देख लीजिए। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की पाठ्य योजना। पाठ्य योजना क्या है ये तो हम अपने ये क्रियात्मक अनुसंधान की फाइल। फ्रेंड्स आपको मेरी योजना कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।